हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश कुमार है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 14 चैप्टर का लास्ट पार्ट, जो है फोर्थ पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे गुड्स सेंड टू जॉब वर्कर। ठीक है। उससे पहले बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि वीडियो वॉच कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, मगर वो सब्सक्राइब नहीं करे। सो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। पढ़ना सीखना तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। आपसे बस यही बोलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। और स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ज्यादा कुछ नहीं। स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड टू जॉब वर्कर। गुड्स एंड टू जॉब वर्कर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सी बात कही गई है, द लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड अपॉन द आउटसाइड सपोर्ट फॉर द कंप्लीटिंग द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री होती है जिसका आधा से ज्यादा काम बाहर वाले करते हैं, बाहर वाले करते हैं। उसी के काम में, उसी टाइम में हमें जॉब वर्क का कॉन्सेप्ट लाया गया। ठीक है, एग्जांपल दूंगा, अभी रुकिए। बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268, 2 क्लॉज 68, सेक्शन याद करके चलेंगे। 2 क्लॉज 68, जॉब वर्क मींस एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस, एनी treatment or process undertaken by a person on a goods belonging to another registered person and express job worker shall be construct accordingly। सिंपल सी कही गई, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं, किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी पर्सन के द्वारा, जो जो जिस गुड्स पे कर रहे हैं वो गुड्स किसी और का है, जिस वो गुड्स किसी और का है, उसे हम जॉब वर्क कहते हैं। और जो वो काम करता है उसे हम जॉब वर्कर कहते हैं। एग्जाम्पल देते हैं। 3 लोग हैं, ए बी सी। ए ने क्या करा? बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करी। मान लिया जाए बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग करे, ठीक है। ये क्या करते हैं? मैन्युफैक्चर, बनाते तो ये हैं, बनाते तो ये हैं, बेकर करते हैं, बनाते ये हैं, मगर उससे बिस्किट को, उन बिस्किटों को पैक करने के लिए बी को भेज दिया जाता है, बी को भेज देता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। बी क्या करते हैं? जितने भी ये बिस्किट होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, उन्हें पैक करते हैं। उन्हें पैक करने का काम किसका है? बी का। और बी क्या करते हैं? ऑन द बिहाफ ऑफ ए, ऑन द बिहाफ ऑफ ए के अकॉर्डिंग वो बी सी को सेल कर देते हैं। ठीक है, सी को क्या करते थे? सेल कर देते हैं। तो बी ने जो काम करा, बी ने जो काम करा वो एक काम कहलाता है जॉब वर्क। इसका मतलब इनकी जो पैकिंग करी है इन्होंने, ये इन बिस्किटों की वो क्या कहलाएगा? एक जॉब वर्क कहलाएगा, जॉब वर्क कहलाएगा। पैकिंग इनका क्या हो गया? जॉब वर्क हो गया। और जब इन्होंने पैकिंग करी तो ये क्या कहलाएंगे? जॉब वर्कर कहलाएंगे। और जिनके बिहाफ पे करी वो हमारे प्रिंसिपल कहलाएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल कहलाएंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया कि जॉब वर्क किसे कहते हैं, जॉब वर्कर किसे कहते हैं। किसी बिहाफ पे, किसी के बिहाफ पे किसी गुड्स का ट्रीटमेंट करना या प्रोसेस करना हमारा जॉब वर्क कहलाता है। सिंपल। चले आगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 याद करके चलेंगे। नाउ द पर्सन हु अंडरटेक द जॉब ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोसेस फॉर अनदर पर्सन कॉल्ड द जॉब वर्कर। याद करके चलना, ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा हो सके तो या फिर हाफ आ सकता है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट में पुट कर देंगे। द पर्सन हु अंडरटेक द जॉब ऑफ ट्रीटमेंट और प्रोसेस फॉर अनदर पर्सन कॉल्ड द जॉब वर्कर। नाउ द ओनर ऑफ द गुड्स हु एंगेज द जॉब वर्कर इज अ कॉल्ड प्रिंसिपल। अब इन्होंने कहा कि जो ओनर, इसका मतलब जो ये ए हैं जिन्होंने बिस्किट बनाया, ऑनर हो गए। तो इन्होंने क्या करा है? जॉब जो जिसी को दिया है, जिसको जॉब दिया है वो क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। इंगेज इन इनपुट एंड कैपिटल गुड्स कैन बी सेंड टू जॉब वर्कर एंड प्रिंसिपल कैन अवेल द आईटीसी ऑन दैम। इनका मतलब कोई भी इनपुट, इसका मतलब पैकिंग करने के लिए अगर बी को किसी चीज की जरूरत होती है, मान ली जाए कि प्लास्टिक जो चाहिए पैकिंग करने के लिए, या फिर जो मशीनें चाहिए पैकिंग करने के लिए, वो ए द्वारा बी को भेजी गई है, बी को भेजी गई है। तो जो भी उन्हें भेजी गई है, क्यों ना वो प्लास्टिक हो, क्यों ना इनपुट हो, क्यों ना कैपिटल गुड हो, उस पे जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब जो ये ए है, वो अवेल कर सकते हैं आईटी से, जिसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट भी बोलते हैं। नाउ द गुड्स कैन बी सेंट डायरेक्टली फ्रॉम द जॉब वर्कर्स प्लेस विदाउट ब्रिंगिंग देम टू द प्रेमिसेस ऑफ द प्रिंसिपल। मैंने कहा था जैसे ही कि ए क्या कर सकते हैं, ए बोल सकते हैं बी को कि मेरे जो बिस्किट आपने पैकिंग करे हैं वो सी को सेल कर दे ऑन द बिहाफ ऑफ मी।
तो वो भी एक तरह का ट्रांसफर होगा। आई होप आपको जॉब वर्क का कॉन्सेप्ट जो है पूरा क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। Input should be brought back to the principal. Yeah, alternative solved from the job workers premise on behalf of the principal. इन्होंने कहा कि जो इनपुट जो है, इन्होंने जो पैकिंग करी है बिस्किट के ऊपर, वो तो प्रिंसिपल के पास वापस आ जाना चाहिए, प्रिंसिपल के पास वापस आ जाना चाहिए, या फिर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वो सोल्ड हो जाना चाहिए, वो सोल्ड होना चाहिए ऑन द प्लेस ऑफ, फ्रॉम द प्लेस ऑफ जॉब वर्कर प्रेमिसेस ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। अब कितने दिन में? विद इन 1 ईयर इन अ केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अगर कोई नॉर्मल गुड्स होता है, कोई नॉर्मल गुड्स होता है, तो वो क्या होना चाहिए कि विद इन 1 ईयर में वापस दे देना चाहिए प्रिंसिपल को, या फिर सोल्ड होना चाहिए। इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स 3 ईयर। ये हमें याद कर लेना है, ये भी इंपॉर्टेंट में आया एग्जाम में ये आ रखा है, तो इसलिए ये भी दिमाग में रखते हुए चलना है कि विद इन 1 ईयर इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, और विद इन अ 3rd ईयर 3 ईयर इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स। नाउ the period of 1 year and 3 year may on a sufficient cause being shown be extended by the commissioner for a further period not exceeding 1 year or 2 year respectively। इसका मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसमें ये 1 ईयर के अंदर अगर बोर्ड बैक नहीं कर पाते या सॉल्व नहीं कर पाते, तो अगर कमिश्नर को दिखता है कि वो सफिशिएंट कोज है, बहुत गौर करने वाली प्रॉब्लम है, जिसके वजह से इन्होंने 1 ईयर के अंदर वो काम बोर्ड बैक नहीं कर पाए, सॉल्व नहीं करा, तो 1 ईयर और एक्स्ट्रा मिल सकता है, 1 ईयर और एक्स्ट्रा मिल सकता है। मगर और इन केस ऑफ 3rd ईयर, इन केस ऑफ 3rd ईयर, विद इन 3rd ईयर में कैपिटल गुड्स नहीं आता, तो इन 2 इयर्स एक्सटेंड हो सकता है, 2 इयर्स एक्सटेंड हो सकता है, बट बाय द कमिश्नर। सिंपल। नाउ if the goods are not sold or bought back within a stipulated time, अगर माना जाए कि गुड्स विद इन 1 ईयर 3 या फिर 1 ईयर और 2 ईयर एक्सटेंड पीरियड जो है, अगर नहीं होता है, वापस नहीं आता है, नहीं सोल्ड करा जाता है, द सप्लाई बिटवीन द प्रिंसिपल एंड जॉब वर्कर ट्रीटेड द डीम्ड सप्लाई एंड द टैक्स इज पेबल देयरऑन बाय प्रिंसिपल। सिंपल सी बात कही गई कि अगर मान लिया जाए 1 ईयर प्लस 1 ईयर, इसका मतलब 2 ईयर, और 3 ईयर प्लस 2 ईयर 5 ईयर, अगर इन समय के बीच जो ईयर दिए हुए इन पे भी अगर सोल्ड या फिर बॉट बैक नहीं होता है बाय द जॉब वर्कर, प्रिंसिपल के पास नहीं आता है, तो मान लिया जाएगा कि वो सप्लाई कर दिया गया है और उस पर टैक्स पेबल होगा बाय द प्रिंसिपल। किसके द्वारा? बाय द प्रिंसिपल। नाउ models, dies, jigs, fixture or tools sent out to job worker for a job work need not be bought back within a 3 year time. Capital good exclude mod, jig, dies, jigs, fixture और tools। सिंपल सी बात कही कि जो भी फिक्चर होते हैं, जो भी मॉड्यूल्स होते हैं या फिर जिग्स होते हैं, जितने भी टूल्स होते हैं, और तो जॉब वर्कर हमने भेजा है, जॉब वर्कर के लिए भेजा है, अगर वो जरूरी नहीं कि 3 दिन में आए, क्योंकि ये सारी चीजें एक्सक्लूड करी जाती है कैपिटल। इसका मतलब ये 1 ईयर का हो सकता है, 1 ईयर का हो सकता है। नाउ ये जो हमने पढ़ा, ये वाला हिस्सा, ये सेक्शन 143 के अंदर आता है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा वही यहाँ पे दिया हुआ है। नाउ प्रोवाइड दैट प्रिंसिपल शैल नॉट सप्लाई द गुड्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ business of job worker in accordance with the provision of this clause unless the said principal declare the place of business of job worker is in an additional place of business except in इन्होंने कहा कि principal shall not supply the goods, principal सप्लाई नहीं कर सकता गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर। जहां पे सिंपल सी बात करेगी कि जो प्रिंसिपल है वो सप्लाई नहीं कर सकता गुड्स, सप्लाई नहीं कर सकता गुड जहां पे जॉब वर्कर का प्लेस ऑफ बिजनेस है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस क्लॉज, जब तक वो प्रिंसिपल डिक्लेयर नहीं कर सकता कि प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ जॉब वर्कर इज एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब यहाँ पे कहा गया कि मान लिया जाए ए है, बी है, जैसे हमने ऊपर पढ़ रहे थे, तो ए जो है, ए इनके प्लेस से सोल्ड नहीं करवा सकते, जब तक ए डिक्लेयर नहीं कर दे कि जो बी के बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस है वो एक मेरा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तब तक वो सोल्ड नहीं करा, ट्रांसफर नहीं करा जा सकता, ठीक है। नाउ एक्सेप्ट इन केस ऑफ, अब इन्होंने कहा कि डिक्लेयर करने की जरूरत है,
डिक्लेयर, मगर कुछ केसों में डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। वेयर द जॉब वर्कर इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उस केस में नहीं जरूरत है। वेयर द प्रिंसिपल इज एंगेज इन द सप्लाई ऑफ गुड्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द कमिश्नर, और कुछ ऐसे सप्लाई ऑफ गुड्स जहां कमिश्नर द्वारा नोटिफाइड करा गया है, नोटिफाइड करा है, उसमें भी एडिशनल जो डिक्लेरेशन है वो देने की जरूरत नहीं। सिंपल। नाउ provide further that the period of 1 year and 3 year on the subsequent को पढ़ चुके हैं, being so be extended by the commissioner for further period not exceeding 1 year and 2 year respectively। सिंपल सी बात कही गई कि यही हमने पढ़ा कि 1 year और 2 year जो हमारा है वो एक्सटेंड करा जा सकता है, पीरियड एक्सटेंड करा जा सकता है पीरियड। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर कीपिंग प्रॉपर अकाउंट फॉर द इनपुट कैपिटल गुड्स शैल बी लाई विद द प्रिंसिपल। जितने भी गुड्स ट्रांसफर करे गए, इनपुट गुड्स ट्रांसफर के कैपिटल गुड ट्रांसफर करेगा बाय द प्रिंसिपल फॉर द जॉब वर्क, उनका सारा का सारा जो प्रॉपर अकाउंट है वो प्रिंसिपल द्वारा ही बनाया जाएगा। सिंपल। एनी वेस्ट स्क्रैप generated during the job worker may be supplied by the job worker directly from his place of business on payment of tax if such job worker is registered or by the principal if job worker is not registered। इन्होंने कहा कि जितने भी वेस्टेज हो गए, स्क्रैप हो गए ड्यूरिंग द जॉब वर्क, सप्लाई करा जाएगा जॉब वर्कर के द्वारा डायरेक्टली फ्रॉम हिज प्लेस बिजनेस ऑन अ पेमेंट ऑफ टैक्स। मगर इफ जॉब वर्कर रजिस्टर, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर नहीं होता, बाय द प्रिंसिपल ट्रांसफर करा जाएगा, बाय द प्रिंसिपल डायरेक्टली ही ट्रांसफर सप्लाई करा जाएगा इफ जॉब वर्कर इज नॉट रजिस्टर। यहाँ पे याद कर लेंगे। नाउ अब आते हैं सेक्शन 19 में, टेकिंग आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट एंड कैपिटल गुड्स सेंड फॉर द जॉब वर्कर। सिंपल सी बात कहेगी, स्टेट दैट प्रिंसिपल सेल सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड इंस्ट्रक्शन एज मे बी प्रिस्क्राइब अलाउ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द सेम टू जॉब वर्कर फॉर द जॉब वर्क। सिंपल सी बात यही कहेगी कि जितने भी इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जितने भी ट्रांसफर करे गए हैं बाय द प्रिंसिपल, उस पे जो प्रिंसिपल है हमारे प्रिंसिपल हैं वो अवेल कर सकते हैं आईटीसी। नाउ ऑल्सो हालांकि बोला गया है कि सेक्शन 16 में especially state that ITC will be provided only when goods are actually received, but under job worker this condition is exempted and ITC can be available if input or capital good are directly sent to job worker without being first brought to the place of business। सिंपल। हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 16 में, हमें यही पढ़ा था, सेक्शन 16 में हमने यही पढ़ा था कि भैया क्या होना चाहिए, कंडीशन दिए हुए थे सेक्शन 16 में कि फॉर द अवेलिंग ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसमें से एक ये भी कंडीशन था कि जब भी गुड्स ट्रांसफर करते हैं, गुड्स हम अवेल करना चाहते हैं हमारी इनपुट पे आईटीसी, तो सबसे पहले यही था कि जो गुड्स है वो चला जाना चाहिए, सप्लाई हो जाना चाहिए फॉर द कस्टमर को सप्लाई हो जाना चाहिए, रिसिपेंट को सप्लाई हो जाना चाहिए और रिसीव्ड हो जाना चाहिए बाय द रिसिपेंट। मगर यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे रिसिप्ट तो हो रहा है मगर किसी और के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे नोट कर दिया जाएगा और बोला गया कि एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 16 कोई है तो यही कहा जाएगा कि जॉब वर्क जो हमारा है वो एक एक्सेप्शन है ऑफ द सेक्शन 16। नाउ taking ITC in respect of input and capital good sent on job worker, the principal shall subject to such condition and restriction as may be prescribed allowed to input tax credit on the sent to job worker। सिंपल से यही कहा गया, अलाउ कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द इनपुट जो सेंड करिए जॉब वर्कर फॉर द जॉब वर्क, नॉट विथ एनीथिंग कंटेन इन क्लॉज बी of subsection 2 section 16 principal shall be the entitled to take credit of input tax even if the input are directly sent to job worker for the job work without being the first board back his place। सिंपल सी बात कही, सेक्शन 16 वही जो मैंने अभी ऊपर कंडीशन बताया वही बताया हुआ है। नाउ वही चीज हमने ऊपर जो पढ़ी है, board back provide that where input sent directly job worker the period of 1 year shall be counted from the date of recipient of input by the job worker। ये कहा गया कि जो 1 ईयर और 2 ईयर है, 1 ईयर और 3 ईयर है, वो कब से काउंटेड होगा, जिस दिन
जिस दिन इनपुट रिसीव्ड हो रहा है बाय द जॉब वर्कर, उसी दिन से काउंटेड करा जाएगा 1 ईयर और 3 ईयर। 1 ईयर फॉर द नॉर्मल गुड्स और 3 ईयर फॉर द कैपिटल गुड्स। ठीक है। नाउ not with anything contained in clause B of subsection 2 of section 16, the principal shall be entitled to take credit of input tax on a capital good even if the capital good are directly shown to job worker for a job work without being first bought back his place। सिंपल वही चीजें जो ऊपर भी बताई गई, वहां पे क्या था, इनपुट था, इनपुट्स के रिलेटेड था, मगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, कैपिटल गुड से रिलेटेड। नाउ वेयर गुड्स कैपिटल गुड्स सेंड फॉर जॉब वर्कर आर नॉट रिसीव्ड बाय द बैंक। इन्होंने कहा कि अगर जॉब वर्क के लिए जितने भी कैपिटल गुड्स सेंड करे गए, अगर वो वापस नहीं आते, रिसीव बैक बाय द प्रिंसिपल विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर being a send out, it shall be deemed to such capital good have been supplied by the principal to be job worker on the day when said कैपिटल गुड वर सेंड आउट। सिंपल सी बात है, अगर बॉट बैक नहीं करा गया तो मान लिया जाएगा कि जो कैपिटल गुड भेजे गए हैं वो एक सप्लाई है, वो एक सप्लाई है, और उस पे उन्हें टैक्स पे करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। नाउ ये भी हमने यही पढ़ा था, कैपिटल जितने भी हैं, मॉडल्स, डाई, जिग्स, फिक्शन, इंक्लूड नहीं होते, इंक्लूड नहीं होते। नाउ अब बात करते हैं input tax credit rules। According to Rule 36, documentary requirement and condition for claiming input tax। इन्होंने, हमने जब ऊपर पढ़ रहे थे तो हमने यही पढ़ा था कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिनके बिहाफ पे हम आईटीसी जो हमारी है वो अवेल कर सकते हैं, वो अवेल कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रूल 36 सब रूल 1, द इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल बाय द रजिस्टर्ड person including the input service distributor on the basis of any of the following document। कौन कौन से, namely any invoice, कोई भी invoice इशू हो रहा by the supplier of good or service or both according with the provision of section 31, या any invoice in according with the provision of clause F of section 3 of section 31 subject to payment of tax। कोई भी डेबिट नोट, कोई भी बिल एंट्री या फिर सिमिलर डॉक्यूमेंट, कोई भी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इनवॉइस या फिर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर क्रेडिट नोट, और एनी डॉक्यूमेंट जो इशू करा गया इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है अभी पढ़ेंगे, उनके द्वारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू करे गए उसके अकॉर्डिंग उनके बिहाफ पे भी हम आईटीसी अवेल कर सकते हैं। नाउ सबसेक्शन सब रूल 2, input credit tax credit shall be availed by the registered person only if all applicable particulars as specified in the provision of chapter 6 are contained in said document and the relevant information is contained in the said document is furnished GSTR2 by such person। सिंपल सी बात कहेगी कि जो जो चैप्टर 6 में हमने पढ़ा कि उसमें सारे नेम ऑफ रेसिपेंट, नेम ऑफ टैक्स क्या है, कौन से गुड्स भेज रहे हैं, सप्लाई टाइम, डेट, टाइम, ये सारी चीजें अगर दी हुई है अकॉर्डिंग टू चैप्टर 6 तभी उस पे अवेल कर जाएगा, और फर्निश भी होना चाहिए GSTR2। नाउ नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल बी अवेल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी टैक्स हैज बीन पेड in a pursuance of any order where any demand has been confirmed on the account of fraud, willful mismanagement। कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं करा जा सकता बाय द रजिस्टर्ड पर्सन अगर ये पता चले कि कोई भी अकाउंट जो बनाया गया बाय द रजिस्टर्ड पर्सन वो फ्रॉड बनाया गया, विलफुल मिसमैनेजमेंट बनाया गया, सुपरवेंशन ऑफ द फैक्ट्स करे गए, तब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया जा सकता अकॉर्डिंग टू रूल 36 सब रूल 3। नाउ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, एक मिनट अभी आया। नाउ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है, अ कंपनी may have a number of units and the GST paid by it on the input service received can be distributed to the beneficiary unit on the basis of their previous year turnover। Company, the office of company which distribute the credit, it's called the input service distributor। कोई भी ऑफिस जिसे हम कंपनी कहते हैं, ऑफ द कंपनी जो डिस्ट्रीब्यूट करती है क्रेडिट, इट्स कॉल्ड द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। क्या लिखा है, अ कंपनी में हैव अ नंबर ऑफ यूनिट्स,
कंपनी क्या हो सकती है, कंपनी के नंबर ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं। एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसके बहुत सारे यूनिट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड द जीएसटी पेड बाय ऑन द इनपुट सर्विस रिसीव्ड कैन बी डिस्ट्रीब्यूट टू द बेनिफिशियरी यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस ईयर टर्नओवर। और जो जीएसटी पेड करा गया है बाय ऑन इनपुट सर्विस रिसीव्ड कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द बेनिफिशियरी यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस ईयर टर्नओवर। और जो इनपुट सर्विस रिसीव करा गया है बाय इनपुट सर्विस जो रिसीव करा गया है डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा ऑन द बेनिफिशियरी ऑफ। इनका मतलब ये जो कंपनी है इसके यूनिट्स है, और जो यूनिट्स है इनको जितने भी इन्होंने अगर कोई भी इनपुट सर्विस रिसीव करा गया है और उस पर क्रेडिट है तो उसके अकॉर्डिंग जो जो यूनिट्स होंगे उन्हें वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी आईटीसी। इसका मतलब कंपनी है, कंपनी की जो यूनिट्स है और यूनिट जितने भी बेनिफिशियरी यूनिट है उनके अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर टर्नओवर पे जो आईटीसी है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। और जो ऑफिस इस कंपनी का ऑफिस ये काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, उसे क्या बोलते हैं, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये पूरा स्टेटमेंट आया हुआ है, पता है एग्जाम में ये पूरा स्टेटमेंट आ रखा है। ये चीज नहीं दी हुई थी, पूरा का पूरा ये स्टेटमेंट आया हुआ था, हमें पता करना था वो क्या चीज पूछ रहा है, ठीक है। नाउ required document for the availing input tax credit including the input सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर सामने मैंने ऊपर पढ़ रखा है, इनवॉइस डेबिट नोट बिल ऑफ एंट्री सिमिलर डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो इशू करा गया बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर डॉक्यूमेंट शैल बी फर्निश्ड बाय द ई फॉर्म जीएसटीआर 2। नाउ ये हमने रूल 36 में पढ़ लिया था। नाउ Section 2 clause 61 input service distributor mean office of a supplier of goods or service or both which receive tax invoice issue under section 33। क्या बोला गया, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी ऑफिस है ऑफ द सप्लायर, जो सप्लाई कर रहा है गुड्स या सर्विस, उसकी ऑफिस है, ये ऑफिस है या फिर बोथ विच रिसीव टैक्स इनवॉइस, जो क्या करता है टैक्स इनवॉइस रिसीव करता है इशू अंडर द सेक्शन 30 toward the receipt of input service issue and prescribed document for the purpose of distributing the credit of central tax, state tax, input tax or unit rate tax paid on the said service to the supplier taxable goods service or both having the same permanent account number of this said office। सिंपल सी बात कही गई, कोई भी ऑफिस जो सप्लाई करता है गुड्स या भी सर्विस, कोई भी सप्लाई करता है गुड्स और सर्विस, और जो सप्लाई करने के यहाँ पे उसे इनवॉइस रिसीव होता है, तो जितने भी सप्लाई हुए उस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करना, डिस्ट्रीब्यूट करना अकॉर्डिंग टू सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, इनपुट इंटीग्रेटेड और यूनियन टैक्स, जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 clause 61। नाउ जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ABC Limited send T-shirt to its job worker for fixing the collar। ये हमारे क्या है, जॉब वर्क का एग्जांपल है, ठीक है। मैंने बिस्किट का एग्जांपल लिया था, यहाँ पे किसका लिया हुआ है, टी शर्ट का एग्जांपल। एबीसी लिमिटेड क्या होगी, हमारी प्रिंसिपल हो गई। क्या करा इन्होंने, सेंड करा है टी शर्ट टू द इट्स जॉब वर्कर फॉर द फिक्सिंग कॉलर इन द बैचेस and the batch was sent on the 14th July। अब ये जॉब वर्कर को भेजा गया, और जो ये फिक्सिंग कॉलर कर रहे हैं ये क्या हमारा एक जॉब वर्क है, ठीक है, जॉब वर्क है, और जो फिक्स कर रहा है कॉलर वो क्या हमारे जॉब वर्कर है। एंड कब भेजा गया, 14th July 2017। द कॉलर वाज फिक्स्ड एंड द टी शर्ट वर सेंट बैक टू द 31st May 2019। In this case, since the goods were not returned to the principal by the job worker after completion of work within a 1 year, हमने क्या पढ़ा था, जितने भी नॉर्मल गुड्स हैं 1 ईयर के अंदर वो आ जाना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए या सोल्ड होना चाहिए ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। मगर इस केस में क्या है, 14 जुलाई से 2017 जो चल रहा है, 2017 जो चल रहा है, 2019, इसका मतलब 2 ईयर
2 ईयर के अंदर, विद इन 2 ईयर के अंदर नहीं आया और नहीं आया है, being assigned by back, the supply between the principal and job worker would be deemed supply and the hence tax would be need to paid by on the applicable interest. और कहा गया कि अगर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर विद इन 1 ईयर और 3 ईयर इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स, अगर बॉट बैक नहीं होता या फिर सोल्ड नहीं होता ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, या फिर बॉट बैक नहीं करा जाता ऑन द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल, द प्लेस ऑफ प्रिंसिपल, तो हम मान लेंगे कि वो जो सप्लाई करा है इनपुट और कैपिटल गुड्स वो डीम्ड सप्लाई है, वो डीम्ड सप्लाई है, उस पर टैक्स पेबल करना पड़ेगा। नाउ अब बात करते हैं मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रेडिट बाय द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। जो हमारे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है वो किस तरीके से जो हमारे आईटीसी बचा हुआ है उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर शैल बी डिस्ट्रीब्यूट द क्रेडिट ऑफ सेंट्रल टैक्स एज सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स, और यहाँ पे and integrated tax as the integrated tax, central tax by way of issue of document containing the amount of input tax credit being distributed in a such manner as may be prescribed। उन्होंने कहा कि जो भी हमारे इनपुट है, जो भी हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है इन सेंट्रल टैक्स में वो पहले हम सेंट्रल टैक्स में करेंगे, उसके बाद आईटीसी इंटीग्रेटेड टैक्स में करेंगे, और जो हमारा इंटीग्रेटेड क्रेडिट बचाओ पहले वो इंटीग्रेटेड में होगा, फिर उसके बाद सेंट्रल में होगा। The input service distributor may be distribute credit in the following condition, namely the credit can be distributed to the recipient of the credit against a document containing such detail as may be prescribed। जो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तभी डिस्ट्रीब्यूट होगा और ऑन द बिहाफ ऑफ होगा जब डॉक्यूमेंट में सारे चीज लिखे होंगे सही तरीके से। एन अमाउंट of credit distribute shall not exceed the amount of credit available for the distribution। और जो अमाउंट है क्रेडिट का वो डिस्ट्रीब्यूट तभी होगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने का सबसे पहला यही है कि जितना भी अमाउंट है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए, अमाउंट ऑफ क्रेडिट अवेल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब अगर 200 रुपीज है, 200 रुपीज है ऑफ द क्रेडिट, तो अगर हमें आउटपुट टैक्स पे करना है 300 पे करना है तो 200 ही यूज करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करना हमें, ठीक है, नहीं करना हमें। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिसिपेंट शैल बी डिस्ट्रीब्यूट ओनली दैट ऑफ द रिसिपेंट, जिसको रिसिपेंट है उसी को होगा और किसी को नहीं पे करना, नहीं अवेल करवाना है। तो 1 2 3 सी हो गए, ये कंडीशन याद करने हैं सारे के सारे। द क्रेडिट ऑफ टैक्स पेड ऑन इनपुट सर्विस attributable to more than one recipient of credit shall be distributed among such recipient to whom the input service attributable, and such distribute shall be pro rata on the basis of turnover in the state or turnover in a union territory of such recipient। इन्होंने कहा कि क्या हुआ कि मान लिया जाए एक से ज्यादा हमारे पास रिसिपेंट है, मोर देन वन रिसिपेंट है, मान लिया ए और बी। अगर एक से ज्यादा इनपुट रिसिपेंट है ऑफ द क्रेडिट के, एक से ज्यादा हमारे क्या है रिसिपेंट ऑफ द क्रेडिट, तो जो हमारा क्रेडिट मान लिया जाए 3000 रुपए हमारे क्रेडिट है और 2 लोग हैं उस क्रेडिट को अवेल करने वाले, तो जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 3000 ये ऑन द बिहाफ ऑफ इनके टर्नओवर मान लिया जाए ये 2 करोड़ ये 3 करोड़, तो सबसे ज्यादा कौन जाएगा, इनके पास जाएगा, वो ये ज्यादा यूज करेंगे, 200 ये 100 ये यूज करेंगे। Simple, on the basis of aggregate turnover. Simple. Now, the credit of tax paid on the input service attributable to all the recipient of credit shall be distributed among the such recipient, and such distribution shall be pro rata basis. Now, चला आगे। अब बात करते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आता है यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। जो हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49A, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49B और 88, ये जितने भी हैं उसका सही से यूज एग्जाम्पल के साथ होगा,
मैं आपको सबसे अच्छा बताता हूं कि जो हमारा 14 चैप्टर में यूटिलाइजेशन जो दे रखा है, यूटिलाइजेशन जो दे रखा है, यूटिलाइजेशन जो हमारा दे रखा है वो हमारा 15 चैप्टर में दे रखा है, 15 चैप्टर में दे रखा है विद एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल। उसी चीज को मैं आपको वहीं से कंप्लीट कर देता हूँ। आपका क्या होगा, 15 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा थोड़ा बहुत, और 14 चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए में क्या होगा, यहाँ हम पढ़ेंगे कुछ कंफ्यूज होंगे, और 14 चैप्टर में कुछ पढ़ेंगे कंफ्यूज होंगे, और 15 चैप्टर में कुछ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 15 चैप्टर सही तरीके से दिया हुआ है उसे हम पढ़े, पूरा का पूरा सही तरीके से हमें आ जाएगा। ठीक है, 15 चैप्टर क्या है अभी बताते हैं, उसके बाद हम सीधा यहाँ पर आएंगे, कंपोजिशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सो चलते हैं हम सीधा किस पे, 15 चैप्टर पे। ये हमारा 15 चैप्टर, ये हमारा 15 चैप्टर में यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट जो हमने पढ़ा। सो फर्दर क्लैरिफाइड यूटिलाइजेशन मैकेनिज्म, गवर्नमेंट इशू सर्कुलर नंबर 98/7/2019 जीएसटी डेट एज 23rd March April, which clarify the revised position as under। अब बात करें जाए इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स। अगर मान ली जाए कि कोई भी इनपुट टैक्स जो क्रेडिट है हमारे अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स है, सो उसका यूज सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी देने में इंटीग्रेटेड का यूज करेंगे। इंटीग्रेटेड मान लिया जाए कि हमारे उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट अकाउंट में 300 रुपीज है, 300 रुपीज है, 300 रुपीज है। अब 300 रुपीज जो बचा है उसका सबसे पहले यूज हमारा आउटपुट टैक्स क्या है, 100 रुपए, 100 रुपए। तो सबसे पहले हम इसका यूज आईटीसी ऑफ इंटीग्रेटेड में देने में, इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स जो है, इंटीग्रेटेड जो है सबसे पहले उसका यूज इंटीग्रेटेड टैक्स के आउटपुट टैक्स ऑफ इंटीग्रेटेड के लिए यूज होगा। उसके बाद अगर कुछ बच जाता है, कुछ बच जाता है तो सेंट्रल टैक्स, आउटपुट टैक्स जो है सेंट्रल टैक्स का उसके लिए, और या फिर और होगा, या फिर स्टेट टैक्स या फिर यूनियन टैक्स के लिए यूज करेंगे। देन थर्ड चीज बोली गई है, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स टू बी कंप्लीटेड एग्जॉस्टेड मैंडेटरी। इसका मतलब सबसे पहले यही बोला गया है, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द अकाउंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स है, इंटीग्रेटेड टैक्स का सबसे पहले उसको कंप्लीटली यूज करेंगे फॉर द इंटीग्रेटेड टैक्स। इसका मतलब 300 है, 300 है, तो अगर यहाँ पे 300 है तो पूरा का पूरा यूज इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए ही यूज करेंगे। ये नहीं कि बचा के यहाँ पे 100 रुपए ये करें, फिर 100 रुपए इसका, 100 रुपए इसका, 100 रुपए नहीं, सबसे पहले इसका पूरा का पूरा यूज हम 300 का इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए ही करेंगे। ये थर्ड पॉइंट बोलता है। देन सेंट्रल टैक्स, अगर हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है सेंट्रल टैक्स में, तो उसका यूज सबसे पहले होगा किसके लिए, सेंट्रल टैक्स के लिए, और जो बचता है उसके बाद आईटीसी इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए करेंगे। फिर स्टेट और यूनियन, स्टेट और यूनियन है तो सबसे पहले उसका यूज जो होगा वो स्टेट और यूनियन टैक्स के लिए होगा। अगर बचता है तो हम आईटीसी इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए यूज करेंगे, इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए यूज करेंगे। अब यहाँ पे कॉमन चीज देखने के लिए है कि सेंट्रल टैक्स जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है हमारा, वो कभी भी सेंट्रल का इनपुट टैक्स क्रेडिट कभी भी स्टेट और यूनियन टैक्स के लिए यूज नहीं हो सकता, और कभी भी स्टेट का इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है कभी भी सेंट्रल टैक्स के लिए यूज नहीं हो सकता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ यहाँ पे एक और कॉलम बना के दिया हुआ है यहाँ पे सबसे अच्छे तरीके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 49, जो हमें ऊपर पढ़े थे, मैंने कहा कि सीधा 15 चैप्टर में सही से दिया हुआ है। चलते हुए 49A, फर्स्ट क्या बोला गया है, जो आईजीएसटी का क्रेडिट है उस सबसे पहले हम आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे, फिर सीजीएसटी के लिए यूज करेंगे, देन एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे। देन अगर एसजीएसटी सीजीएसटी का क्रेडिट है, सबसे पहले सीजीएसटी के लिए यूज करेंगे, फिर उसके बाद आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे। और अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ 49 क्लॉज 5, अगर एसजीएसटी जो है, एसजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले एसजीएसटी के लिए यूज करेंगे, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आईजीएसटी के लिए यूज करेंगे। तो यहीं पे हमने कॉमन यही पढ़ा कि कभी भी सीजीएसटी का क्रेडिट एसजीएसटी के लिए और यूटीजीएसटी के लिए यूज नहीं हो सकता,
और एसजीएसटी का क्रेडिट कभी भी सीजीएसटी के लिए यूज नहीं हो। ठीक है, आगे चलते एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल एंड आउटपुट टैक्स लायबिलिटी डिफरेंट टैक्स हेडेड। इसका मतलब इंटीग्रेटेड टैक्स, जो आउटपुट लायबिलिटी हमें पे करनी है, आउटपुट लायबिलिटी हमें इंटीग्रेटेड टैक्स का जो पे करना है वो है 1000 रुपीज, 1000 रुपीज। और जो इंटीग्रेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया हुआ वो हमारे पास है 1300। इसका मतलब आईटीसी इंटीग्रेटेड ईजीएसटी जो है वो हमारे पास कितने 300 1300 दे रखा है, 1300 दे रखा है। मगर हमें पे कितना करना है, हमें पे कितना करना है, जो आईजीएसटी है हमारा वो हमें 1000 ही करना है। तो अब हमने इसमें रो क्या पढ़ा था, जो आईजीएसटी है हमारा कैसे यूटिलाइज करना है। सबसे पहले जो हम आईटीसी जो है हमारा आईटीसी जो है वो सबसे पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी के लिए यूज होगा। अगर फिर कुछ बचता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज होगा, एसजीएसटी के लिए यूज होगा। तो फिर हमारे पास कितना बचा है 1300 है, 1300 है। तो 1300 को सबसे पहले हम आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने में 1000 का यूज करेंगे। 1300 में से 1000 सबसे पहले किसका लिए हमने यूज कर लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईजीएसटी के लिए, इंटीग्रेटेड टैक्स के लिए यूज कर लिया आउटपुट टैक्स। इसका मतलब 1300 में से 1000 माइनस कर दिया, बच गया 300। और ये 1000 हमने किस लिए, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे कर दी, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे कर दी ऑफ द इंटीग्रेटेड गुड्स के लिए। अब हमारा क्या हो गया, जो आईजीएसटी हमारा जो जीएसटी है ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स का, वो सबसे पहले पूरा का पूरा हमने कंप्लीटली यूज कर लिया, कंप्लीटली यूज कर लिया। अब हमारे पास कितना बचा 300। अब हमारे पास 300 बच गया। और 300 का जो है हम क्या करेंगे, हम सीजीएसटी और एसजीएसटी, अब हम सीजीएसटी में या 200 यूज कर ले या फिर 100 यूज कर ले, 300 यूज कर ले या फिर 100 यूज कर ले। तो यहाँ पर क्या यूज करा है, 200 और 100 डिवाइड कर दे। इसका मतलब एसजीएसटी जो है उसके हमने 200 यूज कर लिया, इसमें से 300 में से 200 यूज कर लिया, बचा कितना 100। और जो 100 हमारा लेफ्ट रह गया ऑफ आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रह गया, हमने वो एसजीएसटी का टैक्स पेबल करने के लिए कर दिया, टैक्स पेबल करने के लिए कर दिया। तो हमने एसजीएसटी का भी हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट और इन द इंटीग्रेटेड टैक्स में था, क्रेडिट लेजर में था ऑफ द इंटीग्रेटेड टैक्स, सबसे पहले हमने उसका यूज आईजीएसटी पे करने में कर दिया, फिर उसके बाद सीजीएसटी पे करने में कर दिया और एसजीएसटी पे करने में कर दिया। हमने इसका मतलब पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया आईजीएसटी क्रेडिट, आईजीएसटी क्रेडिट हमने पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लिया, जीरो बच गया। तो यहाँ पे बैलेंस बच गया इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब हमने जब सीजीएसटी भी पे कर दी, एसजीएसटी भी पे कर दी, हमें सेंट्रल टैक्स पे करना था। तो यहाँ पे इसका मतलब 200 हमने पे कर दिया, तो बचा कितना 100 रुपीज, 100 रुपीज बचा। और एसजीएसटी में हमने पे कर दिया, एसजीएसटी में हमने पे करा ना भाई, 100 रुपए का पे कर दिया हमने। तो इसका मतलब यहाँ से हमने 100 रुपीज भी पे कर दिया, तो बचा हमारे पास 200। इसका मतलब अब हमें 100 रुपीज और सेंट्रल टैक्स में पे करना है और 200 रुपीज और स्टेट टैक्स में पे करना है। और हमारे पास इनपुट टैक्स कितना बचा है, इन द क्रेडिट लेजर में ऑफ द सेंट्रल टैक्स में हमारा इनपुट टैक्स 200 बचा है और स्टेट में 200 बचा हुआ है, तो उसका यूटिलाइज कर ले। देन हमें कितना पे करना था, सेंट्रल टैक्स था 100 पे करने हैं हमें, और हमारे पास कितना बचा है अभी 200 रुपए बचे हैं पे करने। तो 200 रुपए जो है उसका यूटिलाइज 100 रुपीज कर लिया टैक्स सीजीएसटी पे करने में, सीजीएसटी पे करने में कर दिया। बच गया कितना हमारे पास, अभी कितना बच गया, फिर 100 रुपए बैलेंस लेफ्ट रहेगा, 100 रुपए बैलेंस लेफ्ट रहेगा। फिर हमें अब क्या पे करना है, अब हमारा एसजीएसटी टैक्स लायबिलिटी हमें पे, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करनी है। हाँ हमारे पास इनपुट टैक्स में कितना है 200 रुपए, और हमें अभी है कितना क्या 200 रुपए पे करना है। तो 200 रुपए 200 रुपए 200 200, अब हमारे पास 0 रुपए। ऐसे होता है, समझ आ गया होगा। जितना भी हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका यूटिलाइज करना है टैक्स आउटपुट टैक्स लायबिलिटी करने में, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी करने में। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेटेड टैक्स है सबसे पहले उसी का यूज करेंगे। जैसे हमने 1300 रुपए हमारे पास था, 1300 मान ले जाए 1300 रुपीज हमें हमारे पास था, तो हमने उसमें से
उसमें से सबसे पहले हमने इंटीग्रेटेड टैक्स पे कर दिया, जो बच गया उसमें से हम सेंट्रल ने में पे कर दिया, और जो बच गया हमने एचजीएसटी में पे कर दिया, एचजीएसटी में पे कर दिया। फिर दूसरे दिन हमें क्या करना है, एग्जांपल ले रहा हूं, दूसरे टाइम हमें क्या करना था, फिर से हमें सेंट्रल टैक्स पे करना था। हमने देखा यार हमने तो 200 रुपए पहले से पे कर दिया, 300 रुपए पे करना है, और मेरे पॉकेट में अभी भी 200, दूसरे पॉकेट में अभी भी मेरे पास सेंट्रल टैक्स में पड़े, तो उसमें से 100 रुपए निकाल के और पे कर दिया। इसका मतलब 100 रुपए वो अभी भी यूज कर सकता है किसी और दिन में। फिर हमने ये देखा कि हमें 300 पे करना है एसटी में, हमारे पास 200 रुपए है, और 100 रुपए हम पहले से पे कर चुके हैं, तो उसका हमने यूज कर लिया पूरा का पूरा, हमारे पास जीरो। इसका मतलब जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट में हमें कोई रुपए में नहीं बचा। तो हमें ये याद करना है, एग्जाम्पल ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, कैसे यूटिलाइज करना है। दूसरा भी ये दे रखा ऑप्शन, दूसरा भी ये दे रखा है, मैंने ये देखा था कि भाई जो हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट है यहाँ पर और था, इसका मतलब या आप सेंट्रल टैक्स के लिए जो हमारे 300 रुपीज बच गया था, या फिर आप सेंट्रल टैक्स के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर आप जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, स्टेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो 300 यहाँ पे 100 रुपए करा, ऊपर जो था दूसरा ओपन वहां 200 था, सिंपल, और यहाँ पे 100 रुपए ऐसे यूटिलाइज कर दिया, यूटिलाइज कर दिया। तो यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको ध्यान रखते हुए चलना है। नाउ खत्म एग्जाम्पल के साथ, आप होप आपको पूरी तरह सही से समझ आ गया होगा। नाउ अब चलते हैं अपने हम पुराने चैप्टर पे, ठीक है। अब आ गए हम अपने पुराने चैप्टर में, एग्जाम्पल के संग मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। सिंपल सी बात है, आपको कंप्यूटेशन पता ही होगा कि जितना भी एमआरपी दिया हुआ है, एमआरपी सॉरी जितना भी हमारा ट्रांजेक्शन वैल्यू दी है, उसमें जितना परसेंट टैक्स, जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, द गुड और सर्विस आर सोल्ड 1000 रुपये, जीएसटी रेट इज 12%, देन द नेट प्राइस कैलकुलेट विल बी द 1 प्लस इंटू में 12 अपॉन में 100, 12% निकालेंगे 120 रुपये आएगा, 1000 का 12% कितना हुआ 120 रुपीज, उन दोनों को प्लस कर देंगे 100 120 रुपीज हो गया। सिंपल, कैलकुलेट करने में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं। अब आता है टाइप ऑफ लेजर, ये भी हम पढ़ेंगे, मगर अभी भी यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं, वैसे हम इसे भी 15 चैप्टर में कवर करेंगे। नाउ क्या बोला गया है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर किस लिए होता है, यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, कंफ्यूज कर देते हैं हम एग्जाम में, इसलिए थोड़ा गौर से पढ़ेंगे। दिस लेजर रिकॉर्ड ऑल द लाइबिलिटी ऑफ टैक्स पर्सन। इसका मतलब लाइबिलिटी लेजर क्या बोलता है कि जितनी भी हमें लाइबिलिटी आगे चल के पे करनी है, लाइबिलिटी आगे चल के पे करनी है, उन सारी चीजों का चिट्ठा जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर में होता है, कि कितनी आपको लाइबिलिटी पे करनी है। इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर, एनी जीएसटी पेमेंट मेड इन कैश और थ्रू बैंक रिफ्लेक्ट इन लेजर। कोई भी हमने जीएसटी पे करी है, कोई भी जीएसटी पे करी है, या तो कैश में करी है, या तो हमने बैंक अकॉर्डिंग थ्रू द बैंक करी है, वो सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक केस लेजर में शो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, सिंपल सी बात है, अभी हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, all the credit accrue on the account of inward supply made by taxable within a tax period are accumulated। इसका मतलब जितना भी हमने इनपुट पे टैक्स पे करा है, इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे करा है, वो हमारे क्या दिखलाएगा, क्रेडिट लेजर में दिखलाएगा, क्रेडिट लेजर में शो करेगा। सिंपल। नाउ इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर, इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर स्पेसिफाई अंडर subsection 7 of section 49 shall be maintained in the form number GST PMT payment 01। यहाँ पे फॉर्म याद करके चलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर किस फॉर्म में मेंटेन करा जाता है, PMT 1 में, ठीक है। नाउ द लेजर रिकॉर्ड ऑल लाइबिलिटी, जैसे बताया गया, ऑफ टैक्सेबल पर्सन इंक्लूडिंग कोई टैक्स है, इंटरेस्ट पे करना है, लेट फी पे करना है, या फिर कोई भी अमाउंट पेबल पर रिटर्न फर्निश बाय टैक्सेबल टैक्स पेयर और द पर एनी प्रोसीडिंग, कोई भी टैक्स रिटर्न बाय द अराइजिंग आउट ऑफ एनी मिसमेच ऑफ आईटीसी और आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, कोई भी टैक्स हो, इंटरेस्ट हो, जो मिसमेच करने के अकॉर्डिंग आई दिख रही हो उसको भी पे करने का शो करता है, कोई भी इंटरेस्ट अक्यूर हुआ है वो भी शो करेगा, कोई भी रिवर्सल ऑफ आईटीसी या फिर इंटरेस्ट है वो भी शो करेगा उस चीज में, उस इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर में। नो अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर जो मेंटेन करा जाता है वो फॉर्म नंबर PMT
MT05 में करा जाता है। सिंपल। एनी अमाउंट पेड बाय टैक्स पेयर, कोई भी अमाउंट टैक्स पेयर के द्वारा पे करा जा रहा है वो रिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर में। द अमाउंट अवेलेबल इन दिस कैश लेजर मे बी यूज फॉर मेकिंग एनी पेमेंट टुवर्ड टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर अमाउंट ड्यू द एक्ट ऑफ रूल इन द टाइम एंड मैनर प्रिस्क्राइब्ड। नाउ अब टू इनिशिएट अ पेमेंट, जो हमें पेमेंट करना है, उस पेमेंट करने के लिए एक चालान जनरेट होता है ऑनलाइन यूजिंग फॉर्म नंबर GST PMT6 विच विल बी वैलिड, जो वैलिड होता है पीरियड ऑफ 15 डेज। और इसका हम जो पेमेंट करना है वो इंटरनेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं, क्रेडिट डेबिट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर द्वारा, या फिर रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट द्वारा, और ओवर द काउंटर, इसका मतलब काउंटर पे जाके भी हम पे कर सकते हैं। फॉर द डिपॉजिट अप टू 10,000 रुपीज पर चालान एंड द पर टैक्स पीरियड बाय द कैश चेक और डिमांड। और जो हमें डिपॉजिट करना है ओवर द काउंटर, हम वो 10,000 तक ही कर सकते हैं, ये भी ध्यान देके हुए चलता है। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर किसमें मेंटेन करा जाता है? GST PMT02 में। और एवरी क्लेम ऑफ ITC, जितने भी हम ITC क्लेम करने हैं सेल्फ असेस्ड बाय टैक्स पे, शैल बी क्रेडिट टू दिस लेजर। नाउ अब ये हो गया हमारा चैप्टर ये कंप्लीट, ये हमारा हो गया चैप्टर पूरा कंप्लीट भैया। नाउ अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट चैप्टर हम 15 स्टार्ट करेंगे। अगर आपने कुछ भी इस चैप्टर सीखा है और आपको चाहिए कि रोज हर आप चैप्टर पूरी अच्छे तरीके से कंप्लीट करें फॉर द टैक्स फ्लो ऑफ GST, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और दूसरे को भी शेयर करें कि दूसरे फ्री ऑफ कोर्स एडवाइस हो, वह चैप्टर वाइज पूरे को पूरा पढ़ सके, जिसे जो अवेलेबल नहीं हो, पैसे देके नहीं पढ़ पा रहे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।